ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। ये हमारा पहला लेक्चर है केमिस्ट्री का और वी आर स्टार्टिंग विद फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सॉल्यूशंस एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये हमारा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1। अगर मैं बात करूँ हमारे पैटर्न की तो सबसे पहले हम अपलोड करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स, देन साथ के साथ साइमल्टेनियसली जो है मैं ऑर्गेनिक के भी एक दो चैप्टर्स के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा, तो आप लोग उसको भी देखना। फिलहाल स्टार्ट करते हैं विदाउट डूइंग एनी टाइम वेस्ट। आई होप आप लोग घर पे सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। सोल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान चैप्टर है। जब मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा ये चैप्टर, जब आपको लेक्चर्स दे दूंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कितना इजी चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। ये इसमें से एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, जो कि बहुत सिंपल सीधा डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो आपको इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी उसमें। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रू सोल्यूशन की। ट्रू सोल्यूशन वो होता है, इट इज a homogeneous mixture of two or more components. It is a homogeneous mixture of two or more components. It is called true solution. सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो इसका मतलब होता है कि जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाए। यूनिफॉर्मली अगर दो चीज़ें हम मिलाएं और वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए एक दूसरे के अंदर, तो उस तरीके के सोल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। ठीक, फॉर एग्जांपल वाटर प्लस ग्लूकोज, वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल। पता ही है सब लोगों को ये बातें, ठीक है, फिर भी हम इंट्रो दे रहे हैं तो ये सब बात बताना जरूरी है थोड़ा सा। ठीक है, वाटर प्लस ग्लूकोज, वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल, वाटर प्लस सॉल्ट NaCl कह लो। ये जो मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो पूरी तरीके से कैसा सोल्यूशन बनेगा? ट्रू सोल्यूशन बनेगा। ठीक है बच्चों, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। सोल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, एक को हम कहते हैं सोल्यूट और दूसरे को हम कहते हैं सॉल्वेंट। सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है which has to be dissolved and solvent वो होता है in which the solute has to be dissolved। वो कंपोनेंट सोल्यूशन का जिसको हमें घोलना होता है, समझ लो, जिसको हमें घोलना होता है वो हमारा सोल्यूट कहलाता है और जिसमें हमें घोलना होता है वो हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी एग्जांपल सिंपल एग्जांपल NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर, तो NaCl के अंदर हमें नमक को या NaCl सॉल्ट को डिसॉल्व करना था, तो ये हमारा बनेगा सोल्यूट, और इसके अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है तो ये हमारा बनेगा सॉल्वेंट। ठीक है, तो सिंपल अगर हम बात करें कि हमें हाउ टू डिटरमाइन, किस तरीके से पता करें अबाउट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, किस तरीके से हम ये पता करें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा है, कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर। तो उसके लिए बहुत सिंपल रूल है, आप रूल समझिए, बहुत इजी है। रूल नंबर 1 कि अगर हम दो कंपोनेंट्स मिलाएं, यानी कि अगर मैं एक सॉलिड को मिलाऊं एक लिक्विड में,
किसी सॉलिड कंपोनेंट को मैं किसी लिक्विड कंपोनेंट में मिलाऊं और उससे जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बने वो लिक्विड फेस में बने। तो जो हमारा लिक्विड होगा, बिना सोचे समझे, सॉरी ये थोड़ा सा सिस्टम में गड़बड़ है, तो जो हमारा लिक्विड होगा वो बिना विदाउट एनी डाउट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। समझ रहे हो? जैसे कि हम NaCl मिला रहे हैं वाटर में और उससे NaCl बनेगा एक्वस, पता है ये सबको। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। जैसे कि हम ग्लूकोज मिला रहे हैं वाटर में और उससे हमारा एक सॉल्यूशन बनेगा जो कि लिक्विड फेस में होगा। तो अगेन हमारा वाटर जो है वो सॉल्वेंट बनेगा और ये विदाउट एंड डाउट दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ठीक। सेकंड रूल जो हमारा कहता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो उसको आप ध्यान से देखो। रूल 2 क्या कहता है कि अगर हम दो कंपोनेंट्स मिलाएं, एक लिक्विड और दूसरा भी लिक्विड, एक लिक्विड और दूसरा लिक्विड, और उससे ऑब्वियसली एक लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा, तो जो लिक्विड विच इज इन मोर अमाउंट, जो कि ज़्यादा है, विल बी द सॉल्वेंट। द लिक्विड विच इज इन मोर अमाउंट, विच इज जो कि ज़्यादा अवेलेबल है सोल्यूशन के अंदर, वो वाला लिक्विड क्या बनेगा, सॉल्वेंट बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वाटर में इथाइल अल्कोहल मिला रहा हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, C2H5OH। इसका अगर मैं 9 मोल्स लेता हूँ और इसका 1 मोल लेता हूँ, ऑब्वियसली सोल्यूशन तो तैयार हो जाएगा। तो मैंने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बहुत सिंपली क्या कहा, द लिक्विड विच इज इन मोर अमाउंट विल बी द सॉल्वेंट। द लिक्विड विच इज इन मोर अमाउंट, जो ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। सिंपल। दूसरा ये क्या कहता है कि अगर H2O लिया और सेम इथाइल अल्कोहल या C2H5OH लिया और इसका 1 मोल लिया और इसका 9 मोल्स उठाया और इन्हें मिक्स किया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें हमारा सॉल्वेंट कौन कहलाएगा। अगेन डेफिनेशन नहीं बदलेगी, डेफिनेशन सेम रहेगी। तो क्लियर कट हमारा दिखाई दे रहा है हमें कि इथाइल अल्कोहल की अमाउंट ज़्यादा है, इस वजह से हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा। आँख बंद करके कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो वो, और उसमें एक चीज़ अगर वाटर हो एक कंपोनेंट, तो वही सॉल्वेंट होगा, ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, अगर हम दो लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, उसमें एक वाटर है, दूसरा कोई लिक्विड है, तो जो लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो सॉल्वेंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सिंपल। ठीक है बच्चों। अब इस चैप्टर में जो हमें बेसिकली पढ़ना है वो तो है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले देखो, मैं जो तुम्हारी ये कोर्स सिलेबस करा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा सिलेबस फोकस करेगा एक तो CBSE पे प्लस JEE मेंस एंड एडवांस पे। मैं उसकी भी टॉपिक्स कवर करता चलूँगा साथ के साथ, और साथ के साथ न्यूमेरिकल्स भी हम करते चलेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पढ़नी है वो आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर आपको सोल्यूशन पे कमांड करना है, अगर आपको इसमें कमांड करनी है तो आपको मोल कंसेप्ट पे भी कमांड करनी पड़ेगी। मोल कंसेप्ट में कंसंट्रेशंस एंड इट्स इंटरकन्वर्जन। सोल्यूशन के अंदर आपको अगर कमांड बनानी है तो कमांड बनाने का एक ही तरीका है कि आपको मोल कंसेप्ट को मजबूत करना पड़ेगा। मोल कंसेप्ट में कंसंट्रेशन एंड इट्स इंटरकन्वर्जन। तो मैं अभी जो है कुछ फॉर्मूले जो आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं उन्हें रिकॉल करूँगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मोलैरिटी, कैपिटल M से दिखाया जाता है इसको, और सबको पता ही है इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर। ध्यान रखें ये लीटर में ही होगा, किसी और यूनिट में ला रखें इसे। दूसरा हमारा होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से बनाना, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और इसको आपको याद रखना है केजी में ही रखना है, ठीक है। नंबर 3 नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स of solute divided by of solution in liter. Number of equivalent of solute divided by volume of solution in liter. फिर आता है हमारा 4 परसेंट वेट बाय वेट। ये भी बहुत सिंपल है, इसको हम ऐसे लिखते हैं परसेंट वेट बाय वेट। और इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। दोनों को आपको ग्राम में रखना है इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो आपको 100 लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है हमारा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। और इसका ही फॉर्मूला बहुत सिंपल है, परसेंट इसको रिप्रेजेंट करेंगे W/V से। तो क्योंकि नाम ही सजेस्ट कर रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, इसको ग्राम में रखना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml रखना है। इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या रखना है आपको ml और इनटू 100। 6 है हमारा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में रख रहे तो ml में रखना, यूनिट सेम रखनी है, कहने का मतलब ये इनटू 100। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पता ही आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन में टोटल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल मिला के जो होंगे, है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सपोज हम मार्क कर रहे हैं A एज सॉल्वेंट और B एज सॉल्यूट। तो Na का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और Nb का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है, ठीक है। तो जो XA होगा वो होगा Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। डेफिनेशन ही सजेस्ट कर रही है हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और जो XB होगा दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, वो होगा Nb
अपॉन में Na प्लस Nb, ठीक है। अगेन मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर होगा 7 के बाद आएगा 8, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट divided by in gram divided by volume of solution in liter। ध्यान रखना है आपको, इसको ये भी यूज होता है। 9 है ppm, पार्ट पर मिलियन, इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। ppm का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, क्योंकि मिलियन है तो 10 की पावर 6 रहेगा, समझ गए। और ये ग्राम में रखना है आपको, दोनों ग्राम और ग्राम, क्योंकि मिलियन है तो आपको इसको इसी तरीके से रखना है, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज होता तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू हो जाता। और क्योंकि ये पार्ट पर मिलियन है ppm, तो सेम फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, बट मल्टीप्लाई किससे किया हमने, 10 की पावर 6 से, क्योंकि मिलियन था, ठीक है। चलो एक सवाल करते हैं, फॉर्मूले तो बहुत लिख लिए, एक न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि कितना समझ में आया, क्या आया। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एक। अच्छा मैं बताऊं कि मैं एग्जाम्पल ऐसे लूँगा जिसमें डाटा बहुत ही ज़्यादा इजी दिया होगा फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, कि आप आसानी से उसे कैलकुलेट कर सकें। टू मोलर एक्वस यूरिया solution is taken, has density 1.2 gram per ml, फाइंड, पहला मोल फ्रैक्शन निकाल लो, दूसरा मोलैलिटी निकाल लो, तीसरा आप स्ट्रेंथ निकाल लो, चौथा परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकाल लो, पांचवा सिंबल्स चेंज हो गए सॉरी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी निकाल लो। बहुत है, इतना इतना कर लेते हैं, बाकी सब भी आ ही जाएगा, फॉर्मूला पता है हमें, ठीक है। चलो सबसे पहले आप सवाल को करने के लिए उसकी अप्रोच को समझो। तो उसको करने के लिए आप क्या करो, आपके पास 3 कंपोनेंट है, एक सोल्यूशन के यहाँ पे एक तो सॉल्यूट हो गया, एक हो गया हमारा सॉल्वेंट, यहाँ करना है इसका सोल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट, और तीसरा कंपोनेंट है सॉल्यूशन खुद। कंपोनेंट नहीं है, मतलब वो मिला के ही बना है। तो सॉल्यूट का अब चेक करते हैं तो दिया क्या क्या डाटा है। डाटा दिया है 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज टेकन। तो 2 मोलर दिया हुआ मतलब मोलैरिटी दी हुई, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, इसको हम 2 मोल्स पर लीटर में लिखते हैं। दैट मीन्स दैट इज 1 लीटर सोल्यूशन होगा अगर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो उसमें 2 मोल्स हैं ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट हमारा यहाँ पर यूरिया है, ठीक। मोल अगर हमें पता है, और यूरिया का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मे भी एग्जाम में दिया हो और हो सकता है कि ना भी दिया हो, तो आपको ध्यान रखना होना चाहिए। इसका अगर आप मोलर मास निकालते हैं तो वो आएगा 14, 28, 4, 32, 12, 44 और 16, तो ये आएगा 60 ग्राम, ठीक है बच्चों, ठीक।
अब आपको मोलर मास पता है, आप यहाँ से मास ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं। मास ऑफ यूरिया कैसे आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। मतलब 2 मोल है और मोलर मास हमारा इसका 60 है, इसका मतलब 120 ग्राम। आ जाते हैं ऊपर। सॉल्यूट जो कि यूरिया है, इसका जो मास है वो आ गया हमारा 120 ग्राम। सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो डाटा जहाँ गिवन होगा वो वहीं लिखूंगा मैं। डेंसिटी में क्या गिवन है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। 1.2 ग्राम, ठीक से नहीं लिखा, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है। अगर मेरे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो मैं वहाँ से कैलकुलेशन कर सकता हूँ। मैं यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी। डेंसिटी तो वो आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1000 लीटर, सॉरी 1000 लीटर नहीं, 1 लीटर, जिसको मैं 1000 मिलीलीटर लिख सकता हूँ यूनिट्स को सेम करने के लिए। और डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml, तो ये आ गया हमारा 1200 ग्राम। ये है मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूट भी पता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना अब मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं रही, क्योंकि एक सॉल्यूशन के अंदर 3 ही तो चीज़ें हैं, 2 ही तो, कहने का मतलब 2 ही तो चीज़ें हैं। टोटल मास आपका 1200 ग्राम है, उसमें से अगर आप सॉल्यूशन सॉल्यूट का मास निकाल दो तो वो आ जाएगा 1200 माइनस 120 ग्राम, जो कि आएगा 1080 ग्राम। 1080 ग्राम। चलो थोड़ा सा देखो यहाँ पे, थोड़ा सा ना जगह मैंने वो कर दी। ये हमारा, मैं डाटा को थोड़ा सा फिर से इधर लिख देता हूँ कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो है 120 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट अभी निकाला है हमने, वो है 1080 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन वो है हमारा 1200 ग्राम। चलो अब हमें चाहिए क्या क्या? हमें निकालना है, एक तो निकालना है मोल फ्रैक्शन, ये मोल लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन। फिर निकाला मोलैलिटी, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं पहला। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। हमें बताना भूल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया होगा मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में जो दूसरा कंपोनेंट है मोल्स ऑफ वाटर, वो अभी हमें निकालना है। मोल्स निकालने का तरीका होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, तो ये आ जाएगा आपका, मास ऑफ वाटर है 1080 क्योंकि वो सॉल्वेंट है, डिवाइडेड बाय वाटर का होता है, क्या लिख रहा हूँ, 18 ग्राम। तो इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो 18 की टेबल में आएगा ये, आई थिंक
18 के टेबल में आएगा 60 पे, 60 मोल्स। आ जाते हैं इधर, मोल फ्रैक्शन है, मोल्स ऑफ यूरिया 2 मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ यूरिया 2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर 60, 2/62 इज इक्वल टू 1/31। ये हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, दूसरा अपन कैलकुलेट करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 है और मास ऑफ सॉल्वेंट 1080 है, और 1080 नहीं है, ये हमें केजी में रखना है। तो केजी में 1.08 केजी रहेगा। इसको आप सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेना, डिवाइड कर सकते हो इसको। ठीक, तीसरा जो है हमें क्या निकालना है, तीसरा हमें निकालना है स्ट्रेंथ, फिर W स्ट्रेंथ, थर्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला बताया मैंने कि मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। मास ऑफ सॉल्यूट था 120 ग्राम, डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ध्यान से, ठीक है, 1200 ml। सॉरी, इससे गलती हुई, हमें इसको लीटर में रखना है। तो ये 1200 क्या लिख रहा हूँ, 1200 ग्राम है, हमें लीटर 1 लीटर। तो ये हमारा आ गया 120 ग्राम पर। नेक्स्ट निकालना है हमें 4% W/W। परसेंट W/W का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा है 120 ग्राम, सॉल्यूशन का मास है 120 100 1200 ग्राम इंटू 100, बच गया 10%। और फिर हमें निकालना है फिफ्थ हमें निकालना है परसेंट W/B। परसेंट W/B, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट 120 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपको ग्राम में रखना है, ये आपको ml में रखना है, ध्यान रखना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था हमारा 1000 ml इंटू 100। तो ये हो गया हमारा 12%। तो ठीक है, देखो सवाल को करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, उसके जो भी डाटा गिवन है, मैं फिर से समझाता हूँ इसको, देखो एक बार। जो भी डाटा गिवन है उसको आप लिखो। सॉल्यूट में क्या था, ये हमारा 120 ग्राम लिखा हुआ है। सॉल्यूट में क्या था, सॉल्वेंट में क्या था, और सॉल्यूशन का जो भी डाटा सवाल के अंदर हमें मोलैरिटी दी हुई थी, ठीक है, और डेंसिटी दी हुई थी। तो मोलैरिटी से हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल ली,
जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट भी आ जाएगा इजीली, क्योंकि मोलर मास हमें पता होना चाहिए। फिर सोल्यूशन का दिया हुआ था उसका डेंसिटी, तो क्योंकि मोलैरिटी से मुझे वॉल्यूम पता है सोल्यूशन का, ठीक है, तो मैं डेंसिटी की हेल्प से उसका मास निकाल सकता हूँ। वो हमने निकाल लिया और फिर उसके बाद तो सवाल बहुत आसान हो गया, क्योंकि दो कंपोनेंट है, टोटल मास 1200 ग्राम है, 120 ग्राम हमारा यूरिया पड़ा है, तो पानी कितना है वो इजीली निकल जाएगा माइनस करके। उसके बाद सब कुछ तुम्हारे सामने है, फॉर्मूला रखता गया मैं और डाटा कैलकुलेट करता चला गया। इस तरीके से इंटर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप सभी लोगों को, ये करना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कई बातों पे डिपेंड करती है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखा है, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, टेम्परेचर एंड एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशंस की जो होती हैं और जो डिपेंड करती हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे। हमें इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, दोज प्रॉपर्टीज़ which are only depends upon the amount of solute, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ऐसी प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्योंकि अभी मैं एक एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा, ठीक है, तो दोज प्रॉपर्टीज विच आर ओनली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो प्रॉपर्टीज सिर्फ में पढ़नी है। और उन प्रॉपर्टीज को, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं कॉलिगेटिव, नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। समझ रहे, देखो ध्यान से, कितने सारे फैक्टर हैं, सॉल्वेंट का अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्वेंट का नेचर, सॉल्यूट का नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनका विस्कोसिटी वगैरह बहुत कुछ होता है, ठीक है। बट हमें सिर्फ वही प्रॉपर्टीज पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। जो इस फैक्टर पे डिपेंड करेंगी उन प्रॉपर्टीज को ही सिर्फ और सिर्फ क्या नाम दिया गया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, मान लो हम x मोल्स लेते हैं Na+ के और x ही मोल्स लेते हैं Mg+2 के। तो अगर मैं बात करूं एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी ऑफ x moles of Na+ will be different from the conductivity of the same amount of magnesium+2 ions, Mg+2 ions, because conductivity depends upon the charge of the ions, ठीक। बट अगर मैं बात करूं किसी प्रॉपर्टी की, फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देखो, एक्स मोल और एक्स मोल दोनों सेम है, Mg+2 के भी आयन मैंने एक्स लिए हुए हैं और Na+ के भी आयन मैंने एक्स ही लिए हुए हैं, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर सेम है तो उन दोनों सॉल्यूशंस का जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी क्या रहने वाला है,
सेम रहने वाला है, बट कंडक्टिविटी दोनों की डिफरेंट होगी। तो कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, बट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। समझ रहे हो? वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, जो कि फॉर एग्जांपल हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो इस बेसिस पे अगर मैं डिस्टिंग्विश कर दूं तो हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। वी हैव 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊंगा मैं उसी सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम प्राइमरी पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको डेल्टा पी बाई पी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे आगे बाद में। तीसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। और चौथा डिप्रेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ गए? तो ये 4 मेन टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर के, जिसको हमें डिस्कस करना है। बिफोर डिस्कसिंग दीज 4 टॉपिक्स, मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं आगे पढ़ाने क्या जा रहा हूँ। देखो, मैं 1 मोल यूरिया ले रहा हूँ, या यूरिया की जगह आप ग्लूकोज ले लो, और 1 मोल NaCl ले रहा हूँ। अगला जो टॉपिक है उसको बताने के लिए ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसकी ज़रूरत क्यों है, वो हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है, और मोल कंसेप्ट में हमने उसको क्यों नहीं पढ़ा, वगैरह वगैरह, ठीक है। 1 मोल ग्लूकोज को अगर मैं डिज़ोल्व करता हूँ वाटर के अंदर, तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा उसमें 1 मोल ग्लूकोज ही दिखाई देंगे, ठीक। जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा उसके अंदर 1 मोल के ग्लूकोज ही होंगे, जो कि ब्रेक, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लूकोज जो है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लूकोज इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है विच डू नॉट डिसोसिएट, विच डू नॉट आयनाइज कह लो या डिसोसिएट कह लो। आयनाइज ऐसे सब्सटेंस जो आयनाइज या डिसोसिएट नहीं होते, इन सोल्यूशन में हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारा NaCl है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, और सॉल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि विच डिसोसिएट, और वी कैन से आयनाइज। इसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो यहाँ पर होने क्या वाला है आपको पता ही है, Na+ आयंस एक्वस और Cl- आयन एक्वस बनेगा। 1 मोल NaCl डाला था तो 1 मोल ही हमारा Na+ आयन बनेगा और 1 मोल ही हमारा Cl- आयन बनेगा। तो अगर मैं पार्टिकल की बात करूं, यहाँ पर बिफोर dissolving into the water we have Avogadro number of glucose particle. After dissolving the glucose into the water, अभी भी हमारे पास Na number of ग्लूकोज पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि टूटा नहीं। बट इन दिस केस Na number of Avogadro number of
आयंस Na के हो गए और एवोगेड्रो नंबर ऑफ आयंस ही किसके हो गए, Cl माइनस के हो गए। तो हमने डिसॉल्व तो वन मोल किया था, लेकिन वो सॉल्यूशन में जाके 2 मोल्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब सीधी सी बात यही मैं कह रहा हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने का जो मेन पर्पज़ है, और अगला जो टॉपिक पढ़ने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि अगर मैं ग्लूकोज को डिसॉल्व करता वाटर के अंदर तो वो तो उसी तरीके से बिहेव करता जैसे मैं एक्सपेक्ट करूँगा उससे, लेकिन NaCl को अगर मैं वाटर से डिसॉल्व करूँगा तो वो उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा जैसे उसे करना चाहिए, 1 मोल की तरह बिहेव नहीं करेगा क्योंकि वो टूट के 2 मोल हो गया है। अब जो प्रॉपर्टीज़ वो देगा वो 2 मोल की वजह से देगा। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर में मुझे पता है ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। डिसॉल्व किया था 1 मोल, लेकिन वो सोल्यूशन में जाने के बाद हो गया 2 मोल, तो बुद्धू बिहेव भी किसकी तरह करेगा, 2 मोल की तरह। तो जो डाटा मैं कैलकुलेट करूंगा 1 मोल लेके वो मेरा सही नहीं आएगा, प्रॉपर्टी मेरी सही नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें एक सब नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करना पड़ता है यहाँ पर, इसे कहते हैं बैंड ऑफ फैक्टर। बैंड ऑफ फैक्टर इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज when half factor is required, बिना इसके हम गलत करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। इसकी नॉलेज होना जरूरी है। तो चलो यही हम देखेंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे इसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास 11th में तुमको याद होगा हमने फिजिकली तो कराई है, क्योंकि पहली ऑनलाइन क्लास है, तो जो बच्चे मुझसे पढ़े नहीं उनको तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि मैंने कब कराई थी, बट जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनको मैंने बताया हुआ है कि एक डेरिवेशन कराई थी हमने, मोलर मास थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑब्जर्व इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। अल्फा कह लो या x कह लो, बेसिकली मैं x यूज करता हूँ। x है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आप उसकी जगह अल्फा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में सबने पढ़ा है, ठीक है। एक और था मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मोलर मास थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑब्जर्व इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा लिख लेते हैं, चलो ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला। इसको हम ये भी लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व, ठीक है। फॉर्मूला था केमिकल इक्विलिब्रियम में डिराइव किया हुआ है पहले।
इसी टर्म को, जो कि यहाँ सामने दिखा जाए, मोलर मास थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑब्जर्व, इसी को कहा जाता है आई। इसी टर्म को क्या कहा जाता है? रेंट ऑफ फैक्टर। और इसका फॉर्मूला सिंपल क्या हो जाएगा? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। आई को निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर डिसोसिएशन। फॉर डिसोसिएशन आई जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। इसको आप ध्यान रखिए, ये बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि n की जो वैल्यू होगी आप यहाँ रख के देख सकते हैं, n की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, क्योंकि कहने का मतलब है कि सपोज कोई रिएक्शन हो रही है, ए है, ए से बी बन रहा है और एक ए से एन बी बन रहा है, ठीक, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या है इसके? 1 है और n है, एक से n बन रहा है। तो डेफिनेटली फॉर एग्जांपल HCl है, HCl टूटेगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस देगा, तो ये एक है और ये कितने हो गए? 2 हो गए। तो जो भी है n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी, वो अगर आप रखोगे तो I इन एनी केस क्या आने वाला है? फॉर डिसोसिएशन ग्रेटर देन 1 आने वाला है। इसको ध्यान रखना है इसको। ठीक, नेक्स्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ आई। आई सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर those substance which can dissociate, or we can say ionize, when dissolved। जब उन्हें किसी चीज़ में डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो वो जो है आयनाइज हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहले स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारा एक तो आता है पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और तीसरा होता है सॉल्ट। टू बी वेरी क्लियर, सॉल्ट में कोई स्ट्रॉन्ग कोई वीक नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। सॉल्ट सिर्फ सॉल्ट होता है, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि कोई भी सॉल्ट हो वो जब डिजॉल्व होगा वाटर में या वाटर में तो वो हमेशा कंप्लीटली ही क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा। दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है पहला वीक एसिड और दूसरा वीक बेस। चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम जो कैलकुलेशन करेंगे आई की, वो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की करेंगे। आई फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं HCl। देखो जैसे कि HCl के N की वैल्यू कितनी है, ये आप लोग लिखोगे, ठीक है। 2, H2SO4 के लिए N की वैल्यू, N मतलब समझ रहे हो, अगर HCl ब्रेक होगा तो कितने आयन देगा, वो N कहलाएगा, ठीक है। H प्लस Cl माइनस। इसी तरीके से अगर H2SO4 ब्रेक होगा, आयनाइज होगा, तो कितने आयन देगा? 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। तो 2 और 1 यहाँ पर 3, तो इसलिए यहाँ 3 लिखा है, ठीक है। HNO3 2, HClO4 2, तो ये N की वैल्यू है। क्योंकि बात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइजेबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग इसलिए बोलते हैं उनको, कंप्लीटली
आयनाइजेबल। कंप्लीटली आयनाइजेबल का मतलब है अल्फा की वैल्यू 100%। ठीक, 100%, 100% मतलब 1। तो अगर मैं वैल्यू रखूँ यहाँ पर आई का फॉर्मूला है 1 प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। रखोगे जब तो 1 प्लस एन माइनस वन इंटू वन विच इज इक्वल टू एन। देख रहे हो ध्यान से? तो सिंपली आई की वैल्यू एन के इक्वल आ गई, ये मार्क कर लो। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस, इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रॉन्ग ही है, तो इसका भी अल्फा जो होगा 100% होगा यानी कि 1 होगा, और इसके लिए भी आई की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। फॉर एग्जाम्पल NaOH, BaOH का होल ट्वाइस, इसके लिए N हमारा 2 है, इसके लिए 3 है। KOH इसके लिए भी N 2 है, और जो N है वही I है, जस्ट कैलकुलेट किया हमने अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इसी तरीके से अगर हम बात करें सॉल्ट्स की, सॉल्ट्स में NaCl हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा, K2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा, K4Fe सॉरी FeCN6 हो जाएगा। ऑल दीज आर सॉल्ट्स। ठीक, तो सॉल्ट के लिए अगेन N की वैल्यू इस NaCl के लिए 2 होगी, MgCl2 के लिए 3 होगी, इसके लिए 2 K प्लस और 3 हमारे SO4, तो हमारे 5 होंगे। इसके लिए अब अच्छा हाँ देखो, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे डिटेल में, जस्ट मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। इस तरीके के सॉल्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिखेंगे इन्हें कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो नॉन आयनाइजेबल होता है। ध्यान रखना इस चीज को, किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वो नॉन आयनाइजेबल होता है। इसका मतलब अगर ये आयन देगा तो 4 K प्लस के और एक ये, तो मैं इसको आयनाइज कर देता हूँ 4 K प्लस प्लस FeCN6, और इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये हमारे आयंस हुए, कितने हुए 4 ये और एक ये, टोटल हो गए 5 आयंस। तो n की वैल्यू इसकी 5 लोगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि क्योंकि Cn माइनस एक तरीके का आयन ही होता है, अगर नॉर्मल देखें तो 6 ये हो गए, 4 ये हो गए 10 और एक Fe का ले लिया 12, 11 आयंस उठा के लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारा I for weak base, I mean I for weak electrolytes। वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा जो है वो नॉट इक्वल टू 100%, मतलब लेस देन 1 होगा। अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, इनके लिए भी n। तो देखो वीक एसिड की बात करें CH3, सबसे पहले वीक एसिड ले लो। फॉर वीक एसिड, वीक एसिड में आपका एग्जांपल CH3 COOH, COOH, COOH ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, n तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 1 2 3 होगा। ठीक है, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, ऐसा मतलब गिनती की कमी नहीं है कोई। सिमिलरली अगर हम बात करें वीक बेस, वीक बेस में भी हमारा NH4OH हो जाएगा। ठीक है, समझ लो कि नहीं समझ लो। इसी तरीके से हमारा और भी बहुत सारे वीक बेस हैं एक्सेट्रा, इसका भी जो n होगा वो कितना होगा 2 होगा। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, तब तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है
कि CH3COOH is 10% आयनाइज्ड। देखो ठीक है, 10% आयनाइज किया रहा है, तो 10% आयनाइज किया रहा है इसका मतलब ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा। तो अगर अल्फा इसका 10% है तो इसको परसेंटेज से नॉर्मल डेसिमल्स में लाएंगे तो 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा दे दिया 0.1। अब अगर मैं इसका आई की कैलकुलेशन करूँ तो मुझे पता है एन की वैल्यू 2 है इसके लिए, नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय द एसिड बेस और सॉल्ट जो भी है। तो एन की वैल्यू इसकी 2 है, आई कैसे आएगा 1 + 2 - 1 × 0.1 विच विल बी इक्वल टू 1 × 0.1 1 + 1.1। डिसोसिएशन हो रहा है तो ग्रेटर देन 1 तो आना ही आना है। ठीक है, ध्यान से देखना, आई इज इक्वल टू 1.1 आया और ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, डिसोसिएशन का केस है तो ग्रेटर देन 1 तो आएगा। ठीक है, बट ये कंप्लीटली 2 के इक्वल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड है, इसका आयनाइजेशन आयन 2 देगा बट इसका आई की वैल्यू कितनी नहीं होगी, 2 नहीं होगी। आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी तुम्हारे सामने 1.1 होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस लेते हैं फॉर एसोसिएशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल घुमा देता है तो उस वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि आप पॉलीमर बना रहे हो एक तरीके से, छोटा चाहे बड़ा पॉलीमर। कहने का मतलब ये है मेरा कि सपोज आपने Na लिए और उससे An बन रहा है, कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। जैसे कि अगर 1 से 2 बन रहे हैं, सॉरी 2 से 1 बन रहे हैं तो उसे डाइमराइजेशन बोलेंगे, अगर 3 से 1 बने तो ट्राइमराइजेशन बोलेंगे। सिमिलरली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, n और 1। तो अगर 1 मोल से उठाते तो ये कितना बनेगा 1/n। तो आपको फॉर्मूले को बस उतना ही मॉडिफाई करना है। ध्यान से देखो, आई का फॉर्मूला था 1 + n - 1 इंटू अल्फा। आपको n की जगह 1 मोल से आने वाले आयंस रखते थे यहाँ पर, वो आ गए यहाँ पर 1/n, और यहाँ पर आता है अल्फा की जगह पर बीटा। बीटा यहाँ पर है कोएफिशिएंट, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ध्यान रखना इस बात को, बीटा कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एग्जांपल, CH3COOH is dimerizes in benzene up to लिखा है 10%। ठीक, कैलकुलेट आई, इसका वेंटर फैक्टर निकालना है। तो क्या बोल रहे हैं, डाइमराइजेज। इसका मतलब ऐसा होता है, मैं बताता हूँ कि CH3COOH के जो 2 मॉलिक्यूल है वो आपस में मिलके ऐसे बना लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और H। थोड़ा सा ड्राइंग पे मत जाना, समझने की कोशिश करना, O और H, और इस तरफ से भी CH3C O और H और डबल बॉन्ड, इनके बीच में तुम्हें पता है क्या होता है, इसको बोलते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसको, इनके बीच में इसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के कंबाइन हो जाते हैं और एक डाइमर बना देते हैं। इसको बोलते हैं डाइमर, सॉरी इसको बोलते हैं डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। तो अब देखो ध्यान से, फर्क क्या पड़ने वाला है ना, डाइमराइजेशन होने की वजह से हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या फर्क पड़ने वाला है। इसका अगर पहले मोलर मास देखूं 60 ग्राम पर, पहले अगर मैं इसका मोलर मास देखूं तो वो आएगा 60 ग्राम पर मोल, और बाद में क्योंकि ये कंबाइन हो गए थे, एक यूनिट बन गई है, तो इसका मोलर मास कितना हो गया 1 ग्राम पर मोल, 120 ग्राम पर मोल। तो जो प्रॉपर्टीज आने वाली है वो इसके हिसाब से, क्योंकि तुम देखो ध्यान से, अभी हमने क्या पढ़ा, आई जो होता है वो होता है मोलर मास, पीछे पढ़ा था theoretical डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑब्जर्व। अब क्योंकि आई की वैल्यू डिफरेंट है
क्या डिफरेंट है, आई निकाला नहीं है हमने, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन, एन कितना डाइमराइज हो रहा है तो वो N2 होगा यहाँ पर, -1 इंटू 10%, अगेन 0.1, बीटा की वैल्यू 0.1 गिवन है सवाल में, तो ये वैल्यू आ जाएगी, अरे रुको भाई, I is equal to 0.95 which is less than equal to, which is less than 1, less than 1 क्योंकि डिसोसिएशन ये हमने लिखना भूल गए थोड़ा सा ना, पहली वीडियो है तो आप समझ सकते हो बच्चों, I की वैल्यू लेस देन 1 ही आएगा, ठीक है, एसोसिएशन हो रहा है, जैसे डिसोसिएशन में मोर देन 1 था तो एसोसिएशन में लेस देन 1 आएगा, देखो तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो डाइमराइजेशन क्यों हुआ बेंजीन का या किसी भी सब्सटेंस का, समझ में आ गया। CH3COH यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है जिसकी वजह से एक दो मॉलिक्यूल जो है वो एक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक अभी और कर लेंगे, उसके बाद हम इस क्लास को ओवर करेंगे। चलो अभी हमने पढ़ा, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व अगर मैं लिखूँ तो होगा मास अपॉन में मोलर मास ऑब्जर्व, और नंबर ऑफ मोल्स थियोरेटिकल अगर मैं लिखूँ तो वो होगा मेरा W डिवाइडेड बाई मोलर मास थियोरेटिकल। दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स थियोरेटिकल, W से W कट जाएगा, मोलर मास थियोरेटिकल ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑब्जर्व नीचे आ जाएगा, और इसको पढ़ा तुमने आई बोलते हैं। तो आई का बहुत सिंपल फॉर्मूला आ गया है जो कि ज़्यादा यूज होगा, N ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स थियोरेटिकल। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज नंबर ऑफ मोल्स पे ही हमने क्या बताया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी observed divided by colligative property theoretical, समझ गए। तो दिस इज द फॉर्मूला, इसको ध्यान रखेंगे सभी। नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स थियोरेटिकल इज इक्वल टू वेंटो फैक्ट होता है क्या, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल, ये भी हमारा वेंटो फैक्टर होता है। तो अगर मैं N ऑब्जर्व निकालूंगा तो वो आ जाएगा I टाइम्स N थियोरेटिकल। चलो यहाँ पे आज हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सबको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसको पोस्ट करें, लिखें, मैं उससे रिगार्डिंग भी जो भी वीडियो हो सकेगी वो बनाऊँगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है तो जो भी मिस्टेक्स वगैरह थोड़ी हुई हैं प्लीज़ उसको इग्नोर करें। हैबिचुअल होने के बाद आई होप कि अच्छे से बन पाएगी वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।